हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस में स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की पद्धति या पद। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने आसपास के पदार्थों के विभिन्न प्रकारों को देखो। व्हाट आर इस डिफरेंट स्टेट्स? क्या वह विभिन्न पद में हैं? We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid, and gas. हम देख सकते हैं कि पद solid, liquid or gas. This state of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. यह पदार्थ के पद पदार्थ के कण के कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन के दौरान होते होते हैं। Now let us study about the properties of these three states of matter in detail. अब आइए अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पहली अवस्था है वो है सॉलिड स्टेट। और collect the following articles: a pen, a book, a needle, and a piece of wooden stick. Sketch the shape of the above articles in your notebook by moving a pencil around them. Do all these have a definite shape, distinct boundaries, and a fixed volume? What happens if they are hammered, pulled, or dropped? Are these capable of diffusing into each other? Try compressing them by applying force. Are you able to compress them? All the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volume. That is, have negligible compressibility. Solid have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. Soldiers may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. Consider the following. What about a rubber band? Can it change its shape or stretching? Is it a solid? What about sugar and salt? When kept in different jars, this takes the shape of the jar. Are they solid? What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. Why? Why?
All the above are solid edge. A rubber band changes the shape under force and regains the same shape when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. The shape of each individual sugar or salt crystal remains fixed whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar. A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. अब हम पढ़ने जा रहे हैं ठोस अवस्था, जिसमें एक्सरसाइज है 1.10। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विस्तरण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़ितता होते हैं। बाह्य बल लगाने पर वे ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए: रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों? ये सभी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल जब बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें वायु का समावेश होता है। अब हम इन्हें दबाते हैं तो वह वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट, जो कि एक एक्टिविटी द्वारा स्टार्ट हो रही है। आइए पढ़ते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। Containers of different shapes. Puts a 50 ml mark on these containers using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if this liquid are spilled on the floor? Measure 50 milliliter of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remains the same?
Does the shape of the liquid remain the same? Why you pour the liquid from one container into another? Does it flow easily? We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. They take up the shape of the container in which they are, not rigid but can be called fluid. Refer to activities 1.4 and 1.5, where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. All living creatures need to breathe for survival. The aquatic animal can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus, we may conclude that solid, liquid, and gases can diffuse into liquids. The rate of diffusion of liquid is higher than that of solids. This is due to, this is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. Solid state, देखिए अभी हमने जो पढ़ी वो लिक्विड स्टेट थी, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्य अवस्था। अब द्रव्य अवस्था देखिए, जैसे कि लिक्विड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पानी, दूध, दही, मतलब जिस चीज़ की कोई शेप नहीं होती, कोई भी शेप ले लेता है, पर उसका जो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है वह चीज़ कहलाती है लिक्विड। अब इसमें एक क्रियाकलाप है, मीन्स एक्सरसाइज। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें, जैसे कि जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन, प्रयोगशाला के बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा? किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? प्रशिक्षण परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो यह उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदल देता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 में के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैस विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती हैं। ये सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का ठोस, द्रव और गैस
तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है।